हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? एसिड बेसिस सॉल्ट्स में क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे थे कि एसिड क्या कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं, डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग, राइट। फिर उसमें हमने बात की थी, क्या बात की थी? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो सबसे पहली टर्म क्या थी? एसिडिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एसिडिटी क्या होती है जी? एसिडिटी किसके लिए होती थी? हमने कहा था उल्टा होता है। यहाँ पर एसिड के लिए क्या होता था? बेसिसिटी होती थी। बेसिसिटी का मतलब क्या था? बेसिसिटी, राइट। बेसिसिटी का क्या मतलब था? बेसिसिटी का मतलब था कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड, ठीक है। तो इस बेसिस पे तीन तरह के एसिड्स थे। कौन कौन से थे? मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। एग्जाम्पल किया था ना, मोनोबेसिक का एग्जाम्पल क्या था? HCl, HBr। इसका एग्जाम्पल क्या था? H2SO4। ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल क्या था? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। फिर उसके बाद हम जब बेस की बात कर रहे थे तो बेस में क्या था? एसिडिटी, बेस की एसिडिटी। यहाँ पर H प्लस आयन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड, राइट। तो उसमें भी हमने तीन तरह के किए थे, मोनो बेसिक और मोनो एसिडिक। इसका डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। तो मोनो एसिडिक का एग्जांपल क्या था? NaOH, KOH। इसका CaOH होल ट्वाइस या MgOH होल ट्वाइस करके देखना, ठीक है। इसका AlOH होल ट्वाइस। एक क्वेश्चन भी दिया था, होप सो याद होगा। क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको एसिडिटी पूछी थी, सॉरी बेसिसिटी पूछी थी। किसकी? बेसिसिटी पूछी थी किसकी? H3PO3 की। किसकी? फॉस्फोरस एसिड की। तो वो चीज आपके दिमाग में अगर नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो। तो तक मैं लास्ट थ्योरीज की बात कर देता हूँ। थ्योरीज में कौन सी पढ़ी थी? आर्हेनियस थ्योरी, फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी और लुईस की थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी में हमने क्या किया था? आर्हेनियस थ्योरी में क्या कहा था उसने कि H प्लस डोनर क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो एसिड, और जो OH माइनस डोनर होता है वो क्या होता है? बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या था? H प्लस एसिड होता है, H प्लस क्या? डोनर एसिड होता है, और जो H प्लस एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? बेस, ठीक है। और लुईस ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो क्या होगा? बेस होगा, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट, वो क्या होगा? लुईस एसिड। इतनी बात हमने की लास्ट क्लास में। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। देखो अगर आपको चीजें आती नहीं है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो आपको चीजें नहीं आती हैं, जो आपको नहीं आ रहा है, उसकी रिसर्च करो, ढूंढो और अपने आप को उस चीज में एटलीस्ट परफेक्ट करो, ठीक है। चाहे वो एक क्वेश्चन हो, चाहे वो दो क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो। कितना आप पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितने मन से पढ़ते हो वो मैटर जरूर करेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने बात की थी आपको फॉस्फोरस एसिड की। फॉस्फोरस एसिड किस तरह का एसिड है? एक तरह का ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड के एग्जांपल हमने बात की थी ना, H3PO3 की। H3PO3 में स्ट्रक्चर देखो इसका क्या है? डबल बॉन्ड OH और H। सब समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या कहा था? ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें O और H का बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, वो ऑक्सी एसिड। अब यहाँ पर कितने OH की बॉन्ड है? यहाँ पर एक OH का बॉन्ड इसके बीच में होगा, एक OH का बॉन्ड इनके बीच में होगा। तो कितने OH के बॉन्ड टूटेंगे? 2। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? 2H प्लस आयन रिलीज करेगा और साथ में बचा देगा HPO3 माइनस 2।
राइट। तो ये क्या हो गया, ये डाई बेसिक हो गया, ये क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड हो गया। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये ऑक्सी एसिड में सिर्फ 2 OH थे, H3PO3 में कितने थे, सिर्फ 2 OH थे, इस वजह से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर हाइड्रोनियम आयन, आज मेन कंसेप्ट यही होने वाला है कि हाइड्रोनियम आयन क्या है और हाइड्रोक्सिल आयन क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O+ और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मूला OH- होता है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन हमने क्या बोला था कि जो वाटर है वो H+ आयन के साथ इंटरैक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। और OH आयन में क्या हुआ होगा, कुछ भी वाटर से H+ निकल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन की बात करें, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, राइट। अब इसमें क्या होगा, यहां पर एक लोन पेयर ये रहेगी, ठीक है। और इसमें आप किसी भी एक पर एक ऐसे एरो बना दो। इस एरो का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं, ठीक है। इस एरो को हम बोलते हैं, ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये बनता कैसे है उसकी भी बात करते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, राइट। तो जैसे HCl है, ये टूटा ना, तो H+ और Cl- में टूटा होगा, ठीक है। H+ और Cl- में टूटा होगा। तो यहाँ पर इसको मैं सही कर लेता हूँ, Cl- में टूटा होगा ना। तो यहाँ पर वाटर है, तो वाटर क्या हुआ कि पानी के पास, मैंने आपको कहा था पानी के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो पानी का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पानी का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, जब मैं H2O की बात करता हूँ, राइट, तो H2O में जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो K और L शेल है, तो यहाँ पर 2 और 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है और क्या बनाता है, ये एक H और एक H, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले पार्ट आ गए, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब 2 बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रह गए। इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को लास्ट क्लास में भी क्या कहा था, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, या क्या बोला था, लोन पेयर बोल दिया था। तो मैंने क्या कहा था, लोन पेयर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकते हैं। तो ये क्या हुए, ये लोन पेयर इसकी तरफ, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, ठीक है। और उन्होंने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, इस H2O ने हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर दिया, और बाइंड किया तो क्या बोला, हाइड्रोजन तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हाइड्रोजन तो कितना चाहिए होता है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन क्या कर देता है, जो वाटर होता है वो अपना 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर उसके साथ शेयर कर देता है। लोन पेयर पूरा शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा लोन पेयर उसके साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इस H+ के साथ। तो जो शेयरिंग हुई है ये, ठीक है, तो वो शेयरिंग की वजह से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, H3O+ आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, हाइड्रोनियम आयन समझ में आया, ठीक है। इसीलिए वाटर का मॉलिक्यूल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन कैसे रिलीज होता है, देखो NaOH है ना, राइट, और ये टूट रहा है किसमें, Na+ और OH- में। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मेटल जब भी आप सुनते हो मेटल का नाम, तो मेटल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट सेशन है, ठीक है, मेटल अराउंड अस प्योर में देखना, उसमें मेटल की डेफिनेशन बताई हुई है। तो जो मेटल होते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना,
जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो मेटल हमेशा कैसा चार्ज ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्यूपाइज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज कभी आता ही नहीं है, आसानी से आएगा ही नहीं। उसको हमेशा पॉजिटिव रहना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी तरह से। ये मेटल की खासियत होती है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो यहां पर जो सोडियम है, सोडियम आपने देखा होगा एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 होता है। तो इसमें आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, एक इलेक्ट्रॉन को उसको बाहर निकालना। एक इलेक्ट्रॉन को जब वो बाहर निकालेगा तो कैसे निकालेगा? ठीक है, कोई तो लेने वाला होगा तभी तो दे पाएगा। तो उसने क्या कर दिया, अपना जो सोडियम था, ठीक है, उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल वाला, वो किसको दे दिया? OH को। OH को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही था। एक तो उसे हाइड्रोजन से मिल गया था, एक तो उसे क्या मिला हुआ था, हाइड्रोजन से मिला हुआ था, और एक उसने किससे ले लिया? अपने सोडियम से ले लिया। तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे जो चार्ज निकलता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे जो चार्ज निकलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोक्सिल आयन ऐसे में बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन विल फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे? मेटल आयन से, या फ्रॉम मेटल। ठीक है, क्लियर हुआ हाइड्रोक्सिल कैसे बना? क्लियर हुआ हाइड्रोनियम कैसे बना? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब फैक्ट, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड क्या है? ये है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड किससे बना हुआ है? HF और एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमोनी का फॉर्मूला SB, स्टीबियम भी बोलते हैं इसको, F5, इन दोनों का। राइट, ये क्या है? ये है एंटीमनी। राइट, ये क्या चीज है? ये है एंटीमनी। एंटीमनी, राइट, एंटीमनी। और एंटीमनी की अगर मैं बात करूं, इसी को SB क्यों है? क्योंकि इसका जो लैटिन में नाम है वो है स्टीबियम। जैसे सोडियम का Na क्यों है? नाइट्रियम नाम पड़ता है ना। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने नहीं देखा है तो अभी 9th क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो वो चीज की कहाँ से डिराइव हुए हैं ये नाम। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटम वाला चैप्टर है 9th में, अगर आपने ढंग से नहीं किया है तो आप 9th क्लास के लेक्चर्स इजीली देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं भाई। HF है तो HF क्या करेगा? HF टूटेगा H प्लस और F माइनस में, और F माइनस किससे जुड़ गया? इस एंटीमनी से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? H प्लस और SbF5, SbF6 हो गया। तो SbF6 में ये H प्लस बहुत जल्दी निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। तो वो FH प्लस को एकदम से निकाल देगा फटाक से। तो क्या ये इसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट या करोसिव है, हाईली करोसिव। कितना करोसिव है अभी आपको एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। देखा कितना करोसिव है? एक चम्मच कुछ सेकंड तक, स्टील की चम्मच जो है कुछ सेकंड तक सिर्फ एसिड में डाली, संतरा है, संतरे का क्या हाल किया हुआ है उसने। तो एसिड कितना हार्मफुल हो सकता है आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। ठीक है, जो स्टील को इतने आसानी से गला दे, आपकी हड्डियों का क्या करेगा, आपके स्किन का क्या करेगा, आपके मसल्स का क्या करेगा। इसीलिए
एसिड कितना हार्मफुल हो सकता है उसकी बात भी आज हम करेंगे। क्यों एसिड से खेलना या केमिस्ट्री लैब में खेला नहीं जा सकता। ठीक है, केमिकल्स सिर्फ मजाक नहीं होते हैं, कितना हार्म कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन केमिस्ट्री लैब, ये चीज आप हमेशा याद रखें, अदरवाइज आपका फेवरेट कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, धमाके होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप जैसे आप नॉर्मली, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आप क्या करते हो, कोई कुछ भी मिक्स कर रहे हैं, कलर निकल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। बहुत सारे उस केमिकल्स में कुछ चीजें लिखी रहती है, जैसे यहाँ पर देखो, एनिमल हजार्ड, शार्प इंस्ट्रूमेंट हजार्ड, हीट हजार्ड, ग्लासवेयर हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, आई एंड फेस हजार्ड, फायर हजार्ड, बायो हजार्ड, फिर लेजर रेडिएशन हजार्ड, रेडियो एक्टिव हजार्ड और एक्सप्लोसिव हजार्ड। ये सारे के सारे मजाक की बात नहीं है, ये सिंबल आपको ध्यान में होने चाहिए। और ऐसे सिंबल अगर आपको केमिकल में दिखते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। ठीक है, 10th 11th 12th में आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीजों को, कैसे हैंडल विद केयर किया जाए। ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये सिंबल में तो हार्मफुल है, ये सिंबल एक्सप्लोजिव का, ये मोस्टली किस में रहता है, ये एसिड्स में लगा रहता है कि ये कोरोसिव नेचर के हैं, डेंजरस टू द एनवायरनमेंट। फ्लेमेबल जनरली आपको अल्कोहल्स वाले या एसीटोन वाले कंपाउंड में मिलेंगे, टॉक्सिक साइनाइड वाले कंपाउंड में मिलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, हेमिनोफोर जैसे कंपाउंड में मिलेंगे, रेडियो एक्टिव, खैर रेडियो एक्टिव तो मिलना मुश्किल है आपकी लेबोरेटरीज में, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, बायो हजार्ड, पॉइजन, ऑक्सीडाइजिंग, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, और इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। अब सर अगर दूर रहेंगे तो एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे, रिस्क है तो इश्क है, या पढ़ाई कैसे होगी बिना। तो जब तक रिस्क नहीं लोगे, बात सही है आपकी कि आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन उसके भी प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं, एक अटायर होता है। ठीक है, जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओ तो एक अटायर होता है, वो अटायर क्या होता है, ठीक है, आपके पास क्या होने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स और ग्लासेस, ताकि अगर आप कोई केमिकल मिक्स कर रहे हो और गलती से टेस्ट ट्यूब फट जाती है या वो केमिकल उछल के आपके ऊपर गिरता है तो आपकी आंखों में ना जाए, क्योंकि आपको पता है ना बहुत डेलिकेट होती है हमारी आईज की मेम्ब्रेन, वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। ठीक है, दूसरा, लैब कोट पहनने की क्या जरूरत है, क्यों डॉक्टर जैसे बने रहे। ठीक है, क्यों ये एपरन पहना जाता है। ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हैं, जैसे मैं ये कपड़ा पहनता हूँ, कोई भी आप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लैब का जो एपरन होता है, लैब कोट होता है, इट इज कंपेरेबली लेस इनफ्लेमेबल। दूसरा, कपड़ों में अगर केमिकल किया तो आपकी बॉडी से डायरेक्टली चिपकेगा, है ना, आपको बॉडी को ज्यादा हार्म करेगा। फिर लैब कोट में गिरा तो लैब कोट आप उतार के साइड में रख सकते हो। ठीक है, वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जो अंदर का कपड़ा है, इसलिए आग लग गई तो आप लैब कोट एकदम से उतार के फेंक सकते हो। ठीक है, कपड़े से जलेगा सीधा आपकी स्किन, राइट। दूसरी चीज, ग्लव्स, कभी कभी केमिस्ट्री लैब में आपको गर्म चीजों से या एक्सोथर्मिक रिएक्शन से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए लैब, कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से केमिकल हाथ में गिर गया तो, या एसिड डालते हुए आपके हाथ में एसिड गिर गया तो उसके लिए ग्लव्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग पैंट्स। लॉन्ग पैंट्स क्यों, क्योंकि आपकी स्किन कभी कभी पीकर हाथ से छूट गया, जमीन पे गिर गया, एसिड था पाँव में गिर गया तो क्या होगा, पाँव जला देगा, है ना, तो इसलिए लॉन्ग पैंट्स होनी चाहिए और बूट्स होनी चाहिए, क्लोज टो शूज, ना चप्पल ना स्लीपर्स, कुछ नहीं, ना सैंडल, लेबोरेटरी में हमेशा बूट्स में। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर अटायर इन अ केमिस्ट्री लैब। ओके, नेक्स्ट, अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये आप देखो, दीज आर एसिड बर्न्स। एसिड बर्न्स, क्या आपको लगता है जो केमिस्ट्री लैब में जो लोग होंगे, क्या वो उनके हाथ में कभी एसिड नहीं गिरता है, बहुत बार गिरता है, बहुत बार। ठीक है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट होते हैं जो एसिड गिरने के बाद आपको परफॉर्म किया जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा।
गलती से एसिड गिरा तो सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसकी बात करते हैं। एसिड बर्न्स, ठीक है, यही हाल हो जाएगा। अभी हंसी आ रही होगी, लेकिन बाद में बहुत, अगर आप सेफ्टी रूल नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट टू डू व्हेन एसिड फेल ऑन योर हैंड? ऐसे रोते बैठेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले डीकंटामिनेट करना है, मतलब जहां भी बॉडी में, कपड़ों में, जहां भी एसिड गिरा है उसको धोना है, उसको निकाल दो, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे घड़ी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। उसको डीकंटामिनेट करो, उसको रिमूव आउट कर दो पहले तो। दूसरा, कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर आपके हाथ में गिरा है तो धो दो, लेकिन अगर ज़्यादा गिरा है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है तो 30 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली रिंस से करना, धोना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीडोट लाइक कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर ये है माइल्ड बर्निंग, माइल्ड मतलब हाथ पे गिरा, जलन हो रही है, तब कैल्शियम ग्लूकोनेट उस एरिया पे लगाओ, ठीक है। नाम से पता लग गया होगा, बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस एरिया को, ठीक है। एंटीसेप्टिक कैरेक्टर होता है उसका। नेक्स्ट, लेकिन अगर एसिड अटैक होता है, खुदा ना खास्ता कभी एसिड अटैक आपके सामने हो गया किसी पे या किसी पे भी, ठीक है, XYZ, या गलती से किसी पर बहुत ज़्यादा एसिड गिर गया, कोई केमिकल से डील कर रहा था, तब क्या करें? तो उस केस में सबसे पहला इमीडिएट ट्रीटमेंट्स क्या होंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो उस इफेक्टेड एरिया को डाउज कर दो। डाउज कर दो मतलब कंटिन्यूसली धोते रहो, धोते रहो। धोने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आप रगड़ रगड़ के धो रहे, ठीक है, नहीं, उसको आप एकदम अलग कर दो और उस वाले पार्ट को कंटिन्यूसली वाटर स्ट्रीम से धोते रहो, धोते रहो। दूसरा, ज्वेलरी एंड क्लोथ्स को रिमूव करो, जो भी है। नेक्स्ट, आईज को प्रोटेक्ट करना है, मतलब आंखों के आसपास आपको गलती से भी नहीं, अगर फेस पे गिरा है तो उनको, आंखों को तो टच भी नहीं करना है, बहुत बहुत आराम से आंखों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चमड़ी यहाँ से ऐसे हो गई तो ये चिपक जाएगी, ठीक है, तो उसको काटना पड़ जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि एसिड्स आर वेरी हार्मफुल, ये चमड़ी, मसल्स पिघला देती, ठीक है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट, नो बैंडेज नो क्रीम। क्यों? बैंडेज से स्किन, मसल चिपक जाएगा, उससे और ज़्यादा डॉक्टर्स को वर्क करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट, पोस्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट। ये तो मेंटली बहुत ज़रूरी होता है। किसी पे एसिड अटैक हुआ है तो उसको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे तो उतना दर्द होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जलने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद का ट्रीटमेंट भी, आसपास का बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पोस्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट बहुत होना चाहिए, फुल्ली मोटिवेटेड होना चाहिए उसके लिए। उसको कहीं पर भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। कभी भी उस पर आप रगड़ो नहीं, उस एरिया को रगड़ो नहीं। पानी का स्ट्रीम आने दो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, ठीक है, जब तक उसकी बर्निंग सेंसेशन तो इजीली नहीं जाएगी, लेकिन वो एसिड पूरा निकलना चाहिए। आराम आराम से पानी, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। किसी भी चीज़ को, ना बैंडेज ना क्रीम, बस पानी की डोसेज देते रहो, लगातार स्ट्रीम, ठीक है, वो भी हल्का स्मूथली, ओके, राइट। आज इसको यहीं तक ही खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ तक एक थ्योरेटिकल पार्ट आ गया था, इस वजह से। नेक्स्ट क्लास से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आने वाली है। अगेन, रोना नहीं है, केमिकल रिएक्शन के नाम से आपके रेस्पॉन्सेस खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ईजी है, आपको बस पता होना चाहिए कि प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। उसकी मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा कैसे याद करना है। तो अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक सोचो, जो चीज़ें, और साइंस अप्लाई करनी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये बताया। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास जो नॉलेज है वो शेयर करनी चाहिए, लोगों तक जितना हो सके नॉलेज को पहुँचाओ, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। क्या पता
यहाँ की नॉलेज कहीं हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, लाइफ एंड डेथ का केस होता है ये, आपको पता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी बात पे होना ही चाहिए। ठीक है, शेयर तो पक्का होना चाहिए। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।